नमस्कार। मैं हरज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय जींद हिंदी विभाग सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत। आज मेरे लेख का विषय है कोविड-19 प्राकृतिक महामारी का हिंदी साहित्य पर प्रासंगिक बदलाव। जब जब मनुष्य ने प्रकृति को असंतुलित करने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने अपना खूबजदा रूप जनमानस के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में एक वैश्विक महामारी कोरोना, जिससे पूरा देश दुखी है, पीड़ित है। ऐसा नहीं है कि ये विश्व पर पहली महामारी है। इससे पहले भी ये विश्व 5 महामारियों को झेल चुका है, जिनमें हैजा, स्पेनिश फ्लू, प्लेग, चेचक और सार्स। लेकिन ये जो महामारी है, इससे विश्व में लगभग 57 लाख लोग संक्रमित हैं। अगर भारतवर्ष की बात की जाए तो लगभग 1,65,000 लोग इससे संक्रमित हुए। अब बात की जाए हिंदी साहित्य की। जब भी समाज में कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो साहित्यकार के लिए मौन रह जाना असंभव प्रतीत हुआ है। उसने अपनी लेखनी उठाकर उस समस्या को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। हिंदी साहित्य और प्रकृति का जो तालमेल है वो सदियों से बना हुआ है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि साहित्यकार कभी भी प्रकृति से अछूता नहीं रहा है, चाहे वो आदिकाल है, भक्ति काल है, रीतिकाल है या आधुनिक काल है। अगर आदिकाल की बात की जाए तो अमीर खुसरो की जो पहेलियाँ हैं उसमें हमें प्रकृति का सौंदर्य देखने को मिलता है। अगर बात की जाए भक्ति काल की तो सूर तुलसी जयसी ने खुलकर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर सूरदास की 2 पंक्तियाँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने राधा के मुख से कहलवाया था, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे काऊ नजरे। इसके अलावा अगर जैसी का नागमती वियोगखंड देखा जाए तो उसमें भी जो प्रकृति की छटा है वो हमें देखने को मिलती है। अगर बात की जाए रीतिकाल की तो रीतिकाल में बिहारी का जो प्रकृति चित्रण है या प्रकृति सौंदर्य है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 2 पंक्तियों के माध्यम से ही प्रकृति के उस रूप को प्रस्तुत किया है जिसको देखकर वो सभी जो पाठक है वो लालायित हो जाते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जग तपावन शोखियो दीरग दाग निदाग। अगर आधुनिक काल की बात की जाए तो जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इसके अलावा अगर अज्ञे की बात की जाए तो अज्ञे ने नदी के द्वीप, अगर नागार्जुन की बात की जाए तो उन्होंने दिखाया था कि बादल को घिरते देखा में प्रकृति का क्या रूप होता है। उनकी एक और कविता है अकाल और उसके बाद, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ा मार्मिक वर्णन है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब जो मेन बात है उसमें कहा जाए कि कवियों की, साहित्यकारों की जो विचारधारा है वो प्रकृति के प्रति सकारात्मक है या नकारात्मक है। अगर मोहन राकेश को देखा जाए, आषाढ़ का एक दिन, उसमें प्रकृति का बड़ा ही सुंदर रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो कवि जो लोग हुए हैं, अगर भक्ति काल तक की बात की जाए, आधुनिक काल से पहले, तो कवियों का प्रकृति के प्रति सकारात्मक रूप था। उसके बाद जो परिवर्तन होता गया उसमें नकारात्मक प्रवृत्ति आती गई। अगर वर्तमान की बात की जाए तो उसमें ऐसा देखने को प्रतीत होता है कि कवि जो देखता है वही लिखता है। तो लॉकडाउन लंबे समय से चल रहा है और कवियों की जो अभिव्यक्ति है वो नकारात्मक भी हो गई है। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं
इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर ईश्वर पवार, चानमल ताराचंद बोरा, वरिष्ठ स्नातकोत्तर अनुसंधान केंद्र हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हूं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर एवं विश्वविद्यालय हिंदी संस्थान कनाडा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित वर्तमान महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता, इस विषय पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय के अध्यक्ष एवं प्राचार्य जी का, साथ ही हिंदी विभाग अध्यक्ष पोरवाल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आज हम सबको यह अवसर मिल रहा है ऑनलाइन के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करें। विषय बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आरंभ में ही कहूंगा कि वर्तमान महामारी के परिप्रेक्ष्य में हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता, यदि ऐसा शीर्षक होता तो थोड़ा सटीक होता और अपनी बात रखने में बड़ी सहजता और सरलता आती। प्रकृति के संदर्भ में और महामारी के संदर्भ में हिंदी साहित्य का अनन्य साधारण योगदान रहा है। आरंभ से ही हिंदी की कविताएं, हिंदी के निबंध, हिंदी उपन्यास, हिंदी कथा साहित्य में भरपूर मात्रा में प्राकृतिक वातावरण भरा हुआ है। फिर भी वर्तमान समय में जिस दशा से हम गुजर रहे हैं, जिन स्थितियों का हम सामना कर रहे हैं, वह बेहद खतरनाक है। मेरी प्रार्थना रहेगी प्रकृति से कि शीघ्र ही हम इस महामारी के भयावह वातावरण में से संभल जाए। मित्रों, प्रख्यात कवि केदारनाथ जी की समकालीन कविता की एक विशेष पहचान है। प्रकृति के साथ अटूट रिश्ता और अदीम बिंबों के नवनीत प्रयोग ही उनकी पहचान रही है। अपनी कलम की नकेल को संवेदनाओं के धरातल पर मांझ कर जमीन आकाश के बीच के सौंदर्य को अद्भुत ढंग से उद्घाटित करने में वे अग्रणी रहे हैं। लोक जीवन की गूंज उनकी कविताओं में स्पष्टता झलकती है। ग्राम जीवन एवं प्रकृति के कवि मिट्टी, धान, रात, शरद, बादल, चांदनी आदि के साथ साथ किसान का अभिन्न रिश्ता बड़ी सहजता से स्पष्ट करते दिखाई देते हैं। केदार जी की कविताओं से पशु पक्षी, प्रकृति, वनस्पति आदि की ताकत और जिजीविषा का बोध होता है। उनकी कविताओं में सौंदर्य बोध की प्रवृत्ति के कारण प्राकृतिक बिंब अधिक स्पष्ट होते दिखाई देते हैं। केदार जी की एक और पहचान यह है कि वे मिट्टी के महक के कवि के रूप में सुदूर परिचित है। कवि की जमीनी ताकत प्रकृति का कोना कोना झांक कर मनुष्य जीवन के सभी संदर्भों को उद्घाटित करती है। ग्राम जीवन का गीत, धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, जहां उत्सव का प्रतीक है, वही दूसरी ओर हम मंडी नहीं जाएंगे, खलिहान से उठते हुए कहते हैं दाने, जो संघर्ष का प्रतीक है। केदार जी की कविताओं में ग्राम जीवन एवं प्रकृति की नई संवेदनाएं ही नहीं व्यक्त हुई, अपितु लोकगीतों की सशक्त कसावट भी दिखाई देती है। आज की स्थिति में ग्राम जीवन का प्राकृतिक सुंदर वर्णन अतीत की कल्पनाओं से ही किया जा सकता है, लेकिन कवि ने अनुभूति के स्वर को ऊंचा करने का सफल प्रयास किया है। मनुष्य का जमीन से जुड़ाव धीरे धीरे दूर होता दिखाई देता है। तब कवि केदार जी हल्के से कहते हैं, रुको आंचल में तुम्हारे, यह समीरन बांध दो, यह टूटता प्रण बांध दो। मित्रों, आज यही स्थिति है कि हम भौतिक सुखों के पीछे इतने दौड़ रहे हैं कि प्रकृति का क्षरण
होता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। कवि की चाह पर विमर्श का यह दौर संगोष्ठी का प्रयोजन का मुख्य बिंदु है। प्रकृति और महामारी। मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। समय की सीमा है। बहुत से हिंदी साहित्य के दिग्गज कवि हैं जो प्रकृति को लेकर अपनी कलम को सशक्त बना रहे हैं। मैं पुनः एक बार संयोजकों का, इस महाविद्यालय का, सभी सज्जनों का आभार व्यक्त करता हूं और मेरे शब्दों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण मोहन शर्मा वर्तमान में पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश में हिंदी विभाग में शोध कार्य पीएचडी कर रहा हूं। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। हम सबके समक्ष एक बहुत ही भीषण समस्या है जिसका सामना हम सबको मिलकर करना है। और इस वेबिनार के माध्यम से मैं कोरोना महामारी एवं हिंदी साहित्य में प्रकृति वर्णन, बदलाव और प्रासंगिकता इस विषय पर अति संक्षेप में अपने विचार आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। हिंदी साहित्य वैसे तो एक कहना चाहिए अनंत सागर है, अथाह समंदर है जिसका पार नहीं पाया जा सकता है, किंतु फिर भी मैंने उसमें से चुन कर के कुछ पंक्तियाँ आपके लिए प्रस्तुत की हैं। जैसा हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। उन्होंने अपने खंड काव्य पंचवटी में प्रकृति का अत्यंत ही सुंदर मनोहर चित्रण किया है। वो पंक्तियां मैं यहाँ पर आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झीम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। बड़ी ही सुंदर पंक्तियां हैं, बहुश्रुत हैं। हम सब ने इन पंक्तियों को पहले से सुन रखा है। हो सकता है कि छात्र जीवन में पाठ्यक्रम में पढ़ा भी हो, किंतु आज इस कोरोना महामारी के प्रसंग में हिंदी साहित्य में जो प्रकृति का वर्णन है, वो जितना अच्छा वर्णन इन पंक्तियों में पंचवटी खंड काव्य में कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है, ये हृदय स्पर्शी है। बड़ा ही सुंदर मनोहर वर्णन है कि चंद्रमा की सुंदर किरणें जो हैं वो जल और थल में पड़ रही हैं और उन किरणों के पड़ने से ऐसा लग रहा है, ऐसा एक दृश्य निर्मित हो गया है कि ये किरणें केवल जल और थल में पड़ नहीं रही, उसमें नृत्य कर रही हैं, एक मनोहर सुंदर खेल खेल रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चांदनी अत्यंत स्वच्छ है जो अवनी और अंबर तल में बिछी हुई है। अवनी अंबर तल में जब आप देखते हैं तो आपको स्वच्छ चांदनी की सुंदरता दिखती है जो बरबस ही हमें आकर्षित कर लेती है। और ये धरती, ये पृथ्वी, ये वसुधा जो हमारी माँ है, ये अपने प्रसन्नता को, अपने उत्साह और आह्लाद को प्रकट कर रही हैं। कैसे? जो सुंदर सुंदर हरी घास है उसकी नोकों से अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही हैं। और जो तरु हैं, वृक्ष हैं, वह भी ऐसा लग रहा है कि हल्की नींद में ऊँघ रहे हैं, झीम रहे हैं। मंद पवन जो चल रही है उसके झोंकों का पूरा प्रभाव इन पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर हमें दिख रहा है। बड़ा ही प्यारा और सुंदर प्रकृति का वर्णन कविवर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। और ये वर्णन हमें बताता है कि आज की इस आधुनिक भाग दौड़ की ज़िंदगी में से हम सब कुछ समय निकाल करके प्रकृति की ओर लौटें और अपनी संस्कृति को, अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को बचाएं और अपनी नई पीढ़ी को अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षा दें। आधुनिक कवि दीपक कुमार त्यागी जी ने प्रज्ञा साक्षी पत्रिका में कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ अपनी पंक्तियां उद्धृत की हैं। उन्हें भी यहाँ पर कहना प्रासंगिक होगा। मैं उन पंक्तियों को कहना चाहता हूँ। मिलकर कोरोना को हराना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोते जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है यह समझाना है, कोरोना से हमको नहीं घबराना है, सावधानी रखकर कोरोना को मिटाना है, देश हित में सभी को यह
कदम उठाना है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि मिलकर कोरोना को हराना है, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है। एक एक लाइन में इन्होंने कोरोना से बचने के लिए जो उपाय हैं वो सलाह के रूप में हमें दी है कि घर से कहीं बाहर नहीं निकलना है, हमें किसी अपरिचित व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाना है, इससे संक्रमण की संभावना रहती है। अपने स्वयं के चेहरे पर भी हाथ नहीं लगाना है। हर 1 घंटे 2 घंटे में हमें साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धोना है। सैनिटाइज करके हमें स्वयं को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को, अपने राष्ट्र को बचाना है। बचाव ही इलाज है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस बीमारी का अभी तक हम इलाज नहीं खोज पाए हैं। इसका इलाज बचाव है। बचाव करके ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। कोरोना से नमस्कार, मैं डॉक्टर निशी अवस्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग GTM कॉलेज बदायूं से। मैं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर उर्मिला पोरवाल, विद्यासागर जी, मंच संचालिका महोदया व विदुषी बहनों का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए अपने विषय पर आती हूँ। आज का विषय है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता पर अपने भाव प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के कवियों, साहित्यकारों ने प्रकृति का सहज ही चित्रण किया है, क्योंकि प्रकृति ही जीवन का आधार है, जीवन दायिनी है। वेदों में प्रकृति को ईश्वर माना गया है, पर हम प्रकृति का दोहन कर धरती को खोखला और दूषित कर रहे हैं। इसका परिणाम महामारी है। कोरोना महामारी के भय से पूरी मानव जाति सहमी हुई है, लेकिन इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सकारात्मक सोच भी दी है। ये आपदा शायद भारतीय संस्कारों को पुनः जागृत करने का निर्देश देती है। लॉकडाउन से प्रकृति का रूप अनोखा प्रतीत होने लगा है। गंगा, नदियाँ का पानी स्वच्छ हो रहा है। हमें अपनी जीवन शैली में निश्चित रूप से बदलाव लाना होगा। साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है। प्रत्येक युग का उत्कृष्ट साहित्य समाज के प्रगतिशील विचारों से प्रभावित हो रहा है। साहित्य पर ही उसका प्रभाव पड़ रहा है। वक्त रहता नहीं कभी टिककर, आदत उसकी भी आदमी सी है। ये आपदा मनुष्य के लिए चेतावनी है। खता हुई मानव से कभी रब भी गुस्सा होता होगा। सदियों से हर अंतराल में ऐसा कोप भी होता होगा। वर्तमान समय में जयशंकर प्रसाद की कामायनी प्रासंगिक है। दुख की पिछली रजनी बीत विकसता सुख का नवल प्रभात, सुख ही दुख का ज्ञान है। आज मनुष्य ही प्रकृति के हनन से लाचार है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। कभी धूप कभी छांव, कुदरत का बस यही नियम है। स्वीकार करो इस सत्य को, विकल्प सिर्फ संयम है, सिर्फ संयम है। गुप्त जी ने भी प्रकृति के माध्यम से प्रकृति के संरक्षण के लिए उर्मिला की वेदना के माध्यम से सचेत किया है। सींचे ही बस मालिने, कलश ले कोई ना ले करतरी, शाखी फूले फले यथेष्ट, बढ़ के फैले लताएं हरी। पंत, निराला जी, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद्र जी, अन्य अनेक साहित्यकारों ने विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रकृति संरक्षण का कर मानव के नव चेतना और स्फूर्ति का संचार किया है। वर्तमान में हिंदी साहित्य जगत अपने ढंग से पाठकों को विभिन्न प्रकार से के माध्यमों से दूरदर्शन, यूट्यूब लाइव, फेसबुक चैनल द्वारा कविता, कहानी, रंगमंच का प्रसार कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्य के प्रति रुका हुआ ठहराव पुनः प्रवाहित होने लगा है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पंचभूत फिर से कुपित कहीं होना जाए, पंचभूत फिर से कुपित कहीं होना जाए। नाशवान अपना अदृष्ट मत कीजिए। प्रकृति के शुद्ध पर्यावरण को उजाड़ कर खुद को उजाड़ने का प्रयत्न मत कीजिए, खुद को उजाड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। धन्यवाद। इस एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में पधारे सभी विद्वजनों एवं प्रतिभागी छात्र छात्राओं को मैं सुरेंद्र प्रजापति सादर प्रणाम करता हूं। मैं सुरेंद्र प्रजापति चानमती एजुकेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गायत्री नगर, कूड़ाघाट,
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले कॉलेज से मैं बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। जैसा कि विषय है मेरा कोविड-19 का कला एवं साहित्य पर पड़ने वाला प्रभाव। निसंदेह मैं पूरी तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इस वाकया को कि जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है और इसमें साहित्यकारों पे, लेखकों पे, रचनाकारों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो ये चीज़ तो स्पष्ट है कि निसंदेह अगर कोई भी महामारी, कोई भी आपदा या किसी भी प्रकार की विपदा समस्त मानव प्रजाति पे पड़ती है तो उसका लेखा जोखा, उसका रचना, उसको अतीत में ले जाने के जो एक नई युवा पीढ़ी है उसको उससे साक्षात कराने का सबसे बड़ा काम और योगदान रहता है साहित्यकारों का, लेखकों का, कलाकारों का। जिस तरीके से मैं चर्चा करना चाहता हूँ एक रेणु जी का, जो एक साहित्यकार रही हैं और उन्होंने उपन्यास लिखा है मैला आंचल। मैला आंचल में रेणु जी ने प्लेग की बीमारी का बाखूबी जिक्र किया है, इतने स्पष्ट तरीके से जिक्र किया है। अगर हम उस साहित्य को पढ़ें या उस उपन्यास को पढ़ें तो शायद हमें लगता है कि जिस तरीके से रेणु जी ने उस बीमारी को स्पर्श किया होगा, महसूस किया होगा, उसको पूरी तरीके से अपने साहित्य में पिरोया है, तो हमें लगता है कि आज का युवा पीढ़ी अगर उसको पढ़ेगी तो निसंदेह उसका भ्रम टूट जाएगा कि उस समय की बीमारी कैसी रही होगी, उस समय की चीजें जो हमारी युवा समाज है, हमारा समस्त मानव प्रजाति है, इस पृथ्वी में विद्यमान समस्त जीव हैं, वो कैसे इस प्लेग बीमारी से संघर्ष किए होंगे, कैसे उस प्लेग बीमारी से निकले होंगे। ये सभी चीजें हमें केवल एक साहित्यकार ही बता सकता है और उसको पढ़कर हम महसूस कर सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां कैसी रही होंगी, उस समय की देश का स्थिति कैसी रही होगी, उस समय देश किस तरह से उस विकट परिस्थिति में संघर्ष कर रहा होगा और उस समय हमारे समाज के जो हर वर्ग के लोग हैं किस तरह के संघर्ष किए होंगे और किस तरीके से उस बीमारी से निकल करके अपने आप को एक समाज में स्थापित कर पाए और समानता जनजीवन जीने को वो अपने पूरी तरीके से स्पष्ट कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे तरीके से कलाकार वर्ग जो होता है और साहित्यकार वर्ग होता है, इसी पूरी जिम्मेदारियां उन्हीं कंधों पर होती हैं। क्योंकि एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि कलाकार और साहित्यकार बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वह किसी चीज को महसूस करते हैं, महसूस करने के बाद वह चीजों को पूरी तरह से एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद उसकी रचना करते हैं ताकि हमारा आने वाला जो समय है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उस चीज को समझ सके, उस चीज को जान सके और उस चीज को जो बीता हुआ कल है उसको बता सके कि इस तरीके की भी स्थिति रही है हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे समाज के साथ, हमारे देश के साथ। हमारा देश, हमारा समाज, हमारी पीढ़ी कैसे उस विकट स्थिति से निकली है। तो यह बहुत बड़ा चैलेंज है। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरी तरीके से प्रत्यक्ष तरीके से मैं कहता हूं कि साहित्यकार पड़ेगा, लेखक कार्य पड़ेगा, रचना कार्य पड़ेगा। जिस तरह से आज के दौर में आप देख रहे होंगे जो कोविड-19 का चल रहा है, इसमें कलाकार और साहित्यकार नई नई रचना लिख करके भेज रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह देख रहे हैं अपनी रचनाओं को, शब्दों को। जिस तरह से हमारे समाज का चौथा वर्ग है जो दूसरे राज्य से अपने राज्य की तरफ, अपने घरों की तरफ पलायन कर रहा है और उसकी स्थिति इतनी विकट हुई है कि शायद वो महसूस नहीं कर पा रहा है उस चीज को और उड़ेल दे रहा है। तो मैंने कई ऐसी चीजें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे पढ़ी हैं जिसको देखकर दिल बहुत दलित हो जाता है कि वाकई में क्या ऐसे रचनाकार व चित्रकार इस चीज को कैसे रख पाता है। शायद यही चीजें एक इतिहास बनाएंगी और एक लंबा दौर चलेगा। हमारी आने वाली 5, 6, 7 पीढ़ी जो होंगी वो इसको याद करेंगी, इस बीमारी को याद करेंगी, इस बीमारी का दौर कैसा रहा उसको याद करेंगी। कहीं ना कहीं इसको याद दिलाने के लिए, इससे मिजाज पाने के लिए इस समय की भौतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति, चिकित्सा की स्थिति, हमारे देश की इकोनॉमी को दिखाएंगे, हमारे देश की चिकित्सा पद्धति को दिखाएंगे, हमारे देश के राजनीतिक पद्धति को दिखाएंगे, हमारे देश के हर वर्ग की जो एक समाज का ऊंचा से नीचा जो तबका है उसका समीकरण दिखाएंगे लोग। तो निसंदेह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं इसका प्रभाव पूरी तरीके से पड़ेगा। साहित्यकार पे नहीं बल्कि कलाकारों पे पड़ेगा, लेखकों को पड़ेगा। एक नए लेखक, नए कलाकार उभर के सामने आएंगे। इसी दौर में नए कलाकार, नए लेखक, नए साहित्यकार आएंगे जो हमारे देश की स्थिति को, मनदशा को परिलक्षित करेंगे। मैं इन्हीं सभी बातों के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को। नमस्कार।
मैं डॉक्टर बीना चौधरी, प्राध्यापक हिंदी, श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच, मध्य प्रदेश। मेरे आलेख का विषय है कोरोना काल में प्रकृति संवेदन का नया स्वर, कवि एस.आर. हरनोट की कविता के संदर्भ से। मानव और प्रकृति का अटूट संबंध है। मानव और प्रकृति के इस अटूट संबंध की अभिव्यक्ति धर्म, दर्शन और साहित्य में हमेशा से होती रही है। साहित्य मानव जीवन का प्रतिबिंब है, इसलिए इसमें प्रकृति का प्रतिबिंबित होना भी स्वाभाविक है। प्रकृति मानव हृदय और काव्य के बीच संयोजक का कार्य करती रही है। न जाने कितने कवियों को अब तक प्रकृति ने काव्य रचना की प्रेरणा दी है। प्रकृति कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत ही नहीं, सौंदर्य का अक्षय भंडार, कल्पना का अद्भुत लोक, अनुभूति के अगाध सागर और विचारों की अटूट श्रृंखला रही है। परिस्थितियां कैसी भी हो, कवि हर युग में प्रकृति से जुड़ा है। वर्तमान महामारी के दौर में भी वह प्रकृति को निरख परख रहा है और उसके इस परिवर्तित स्वरूप से कवि की संवेदना का धरातल और भी प्रगाढ़ हुआ है और उसमें नए स्वर भी उभरे हैं। भौतिकता की अंधी दौड़ ने प्रकृति का जो हश्र किया वह किसी से छुपा नहीं है। इतने समय तक खामोश प्रकृति अपने ऊपर अत्याचार सहती रही, किंतु अब मानो उसके सब्र का बांध टूट चुका है। कोरोना काल में मनुष्य चाहे कैद हो गया है, किंतु प्रकृति उन्मुक्त हो गई है। प्रकृति की छटपटाहट और उसकी मुक्ति को महसूस किया है कवि श्री एस.आर. हरनोट ने। इनकी 2 कविताएं आज तक .in पर प्रकाशित हैं, वहीं से संदर्भ के रूप में मैंने लिया है। कवि ने अपनी संवेदना से प्रकृति की मुक्तावस्था को महसूस किया है और चित्रित करते हैं तितलियां तमाम रंगों के साथ आने लगी हैं बालकनी में, देर तक बैठी रहती हैं फूलों पर। और कवि ने तितलियों के साथ ही चिड़िया, कबूतर, हवा, देवदारू और हिरनी की निर्भयता और उन्मुक्तता को अभिव्यक्त करते हुए मानव की क्रूरता के पंजे से मुक्त हुई प्रकृति के प्रति अपने राग को व्यक्त किया है। जिस मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का दंभ किया था, आज वह घर में कैद है, भयग्रस्त है। इस भयपूर्ण स्थिति को एक नया आयाम देते हुए कवि ने प्रकृति के प्रति अपनी संवेदनशीलता प्रस्तुत की है। कवि कहता है, मनुष्य की कैद और अप्रत्याशित भय जरूरी है प्रकृति के लिए, ताकि वह भी ले सके सांस इस क्रूर आदमी की दुनिया में। अभी प्रकृति कवियों की सहचरी थी, किंतु अब कवि ने प्रकृति के लिए मनुष्य की कैद को उचित ठहराया है। यह नया चिंतन कोरोना काल की ही उपज है, जो सर्वथा प्रासंगिक है। प्रकृति की करुण पुकार को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, तुमने नदियां गायब की, पहाड़ों की चोटियों से बर्फ छीनी, हिरन, मोर, मोनाल और जुजराना के समूह खत्म किए, जंगलों से पेड़ और मैं खामोश रही। यह खामोश प्रकृति अब मुखर होकर मनुष्य को सोचने पर मजबूर कर रही है। कवि कहता है, देखो मनुष्य, देखो इस अंधकार को, महसूस करो अपने भीतर के एकाकीपन और सन्नाटे को। यह एकाकीपन और सन्नाटा जो प्रकृति में व्याप्त था, अब कोरोना काल में मानव में व्याप्त हो गया है। कवि की संवेदना ने इस स्थिति से मनुष्य को जागरण का संदेश दिया है कि अब तो अपनी क्रूरता छोड़ो। जिस तरह तुम लॉकडाउन से, कोरोना से मुक्ति चाहते हो, वैसे ही प्रकृति रानी को भी उन्मुक्त करो, उस पर क्रूरता का प्रहार बंद करो। प्रकृति के प्रति संवेदना का यह नया चिंतन आज की अनिवार्य आवश्यकता है। हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर और विश्व हिंदी संस्थान कनाडा का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह नवाचार किया और हम प्रतिभागियों को विचार व्यक्त करने के अवसर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं सिमरजीत क्लेर, क्राइस्ट एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज से असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा आज का विषय है वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। साहित्य समाज का दर्पण है।
मात्र कथन ही नहीं बल्कि साहित्यकारों के कंधों पर एक विशेष बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वे अपनी रचनाओं में सदैव उन विषयों को आधार बनाए जो समय के सापेक्ष हों। प्रकृति अष्टायावादी साहित्यकारों का प्रिय विषय रही है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी खंड काव्य में प्रकृति के स्वरूप का वर्णन करते हुए उसके वात्सल्य पक्ष के साथ साथ भयावह रूप का भी वर्णन किया है। गुप्त जी ने पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति सावधानी बरतने को कहा है, अन्यथा उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। जयशंकर प्रसाद कृत बीती विभावरी जागरी एक जागरण गीत है जिसमें प्रतीकात्मक रूप से गीत में प्रातःकालीन वातावरण का सुंदर वर्णन किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए नवयुवकों को जागरूक किया गया है। महादेवी वर्मा का जाग तुझको दूर जाना है भी एक जागरण गीत है। साहित्यकारों ने समय समय पर सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर प्रकृति का वर्णन तो किया ही है, साथ ही साथ प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को सावधान करते हुए उसका उत्साहवर्धन भी किया है। जहाँ तक वर्तमान महामारी कोरोना का प्रश्न है, जिसने वैश्विक स्तर पर मानव जाति को जीवन और मृत्यु की खुली चुनौती दे दी है, यह एक संक्रामक रोग है जिसके कारण विश्व भर में प्रतिदिन सैकड़ों लोग मृत्यु की चपेट में आते जा रहे हैं और आज प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर है या गरीब है, किसी न किसी रूप से इससे प्रभावित अवश्य हो रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, शताब्दियों पूर्व भी गरीब की दशा दयनीय थी। वह पूर्ण रूपेण पूंजीपतियों पर निर्भर था और आज भी है, जिसका ज्वलंत उदाहरण प्रवासी मजदूरों के ऊपर कोरोना महामारी के कहर से स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। जहां एक तरफ इस संक्रामक रोग में सामाजिक दूरियां बनाए रखना आवश्यक है, वहीं भूख एक जानलेवा बीमारी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। यह एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसने मानव जाति के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। जिस प्रकार वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी ने अपने प्रकोप से पूरे विश्व का चेहरा ही बदल दिया है, जिसका प्रभाव हम प्रत्येक क्षेत्र में देख सकते हैं, उसी तरह साहित्य में भी इसका असर दृष्टिगत होना आवश्यक है। इसलिए वर्तमान साहित्यकारों की लेखनी द्वारा इस वर्तमान महामारी और उससे उत्पन्न होने वाली भयानक परिस्थितियों पर चिंतन के साथ साथ समाधानों व विचारों पर भी विचार होना चाहिए, जो एक साहित्यकार का मौलिक कर्तव्य है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऐश्वर्या स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने शोध प्रपत्र का विषय पर्यावरण चिंतन और हिंदी नाटक, जिसमें शकुंतला का द्रोह, चिमनी चोगा, एक नया मनवंतर जैसे नाटकों को प्रमुखता से लेकर पर्यावरण चिंतन पर बात की है। आज के समय में इस महामारी के दौर में पर्यावरण को लेकर सिर्फ जागरूकता ही नहीं बल्कि उसे बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है और साहित्यकार हर विधा में क्योंकि अपने समकालीन परिवेश से ही दिशा ग्रहण करता है, इसलिए साहित्य में पर्यावरण चिंतन की भावना अपने आप ही रूप लेती है। पर्यावरण चिंतन की विचारधारा पर्यावरण संरक्षण के विचार के साथ ही जन्म लेती है और हिंदी नाट्य साहित्य में भी पर्यावरण चिंतन और पर्यावरण संरक्षण से संबंध कथा वस्तु पर आधारित नाटकों की रचना प्राचीन काल से ही की जा रही है। अगर प्राचीन का मतलब पहले के नाटकों की हम बात करें तो भारतेंदु, जयशंकर प्रसाद, इन सभी नाटककारों ने अपने नाटकों में कहीं न कहीं प्रकृति और पर्यावरण से संबंधी अपनी जागरूकता का परिचय दिया है। चाहे वह चंद्रगुप्त नाटक में भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हो, चाहे वह सुमित्रा नंदन पंत का शकुंतला नाटक हो या लक्ष्मी नारायण मिश्र की वितस्ता की लहरें, सभी नाटकें कहीं न कहीं प्राकृतिक और पर्यावरण के चिंतन को किसी न किसी रूप में उजागर करती हैं। लेकिन पर्यावरण चिंतन को लेके गहन अध्ययन हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो विभीषिका है, उसके बाद से ज़्यादा बड़ी दृष्टि में हमें नज़र आता है नाटकों में, और जिसमें सबसे पहला नाम धर्मवीर भारती का आता है, जिसमें उन्होंने अंधा युग काव्य नाटक में युद्ध के भयंकर परिणाम को चित्रित कर भौतिक पर्यावरण के बिगड़ने से होने वाली समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान
खींचा है। परमाणु प्रयोगों के घातक परिणाम और भावी समस्या को धर्मवीर भारती ने अपने नाटक के माध्यम से लिखा और उसका एक संवाद हमारी आज की परिस्थिति पर बिल्कुल सटीक और प्रासंगिक बैठता है, जहां हम यह भी समाचार देख रहे हैं कि वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सूर्य की जो गर्मी है वो कम होती जा रही है। तो जो धर्मवीर भारती का यह संवाद, पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी, शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी, जो कुछ भी संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बह कर आएगी पिघली आग, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। तो धर्मवीर भारती के द्वारा की गई यह शुरुआत हम देखते हैं। साठोत्तरी नाटकों में भी पर्यावरण चिंतन के विभिन्न आयामों की चर्चा हुई, जिसमें सबसे पहला नाटक राजेश जैन के द्वारा लिखा गया चिमनी चोगा है, जिसमें इस नाटक में उन्होंने पर्यावरण से संबंध कई प्रकार के वैज्ञानिक तथ्यों को साहित्यिक कलेवर प्रदान किया है, जिसमें वह मानव जीवन एवं प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध को स्पष्ट करते हैं, जहां वह कुछ पात्रों को प्रकृति विरोधी दिखाकर यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति की ओर या पर्यावरण की ओर हमारी उदासीनता एक भयंकर त्रासदी को आमंत्रण दे रही है। इसी प्रकार श्री भगवान सिंह कृत शकुंतला का द्रोह नाटक शकुंतला दुष्यंत की मिथकीय कथा के आधुनिक दृष्टि को प्रस्तुत करता है। यह नाटक पर्यावरण संकट से होने वाली परेशानियों के साथ साथ पेड़ पौधों की रक्षा तथा वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता से दर्शक पाठक का परिचय कराता है। इसी प्रकार जो चिरंजीव द्वारा लिखा गया नया मनवंतर नाटक है, वह बताता है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति के लिए व्यक्ति के जीवन का कोई मोल नहीं है। यह सोच जो है यह पृथ्वी को विनाश की ओर ले जा रही है और एक तरह से शुभ मंगल हो, नव मनवंतर, मनुष्य प्रकृति हो एकाकार, फिर न प्रदूषण से पीड़ित हूं धरती मां नूतन संसार। मनवंतर नाटक का यह जो संवाद है वह एक तरह से स्वच्छ प्रदूषण रहित पृथ्वी की कल्पना करता है और विभिन्न नाटकों के माध्यम से हिंदी साहित्य में यही प्रयास किया जा रहा है नाटककारों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए।